नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत अफ्रीका हैकाथॉन 22 के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री भी कार्यक्रम की बढ़ाएंगे शोभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड का संपर्क हुआ बेहतर। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर किया गंगा स्नान। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज से ऑकलैंड में हुआ शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का दिया निमंत्रण। मैच का डीडी स्पोर्ट्स और एफएम रेनबो पर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं यूनेस्को के सहायक महानिदेशक और 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस 36 घंटे के हैकाथॉन का उद्घाटन 22 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया था। हैकाथॉन भारत और उसके अफ्रीकी समकक्षों द्वारा पोषित घनिष्ठ संपर्कों के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। ये ऐसे सहयोग की भावना का प्रतीक है जो मानव जाति की भलाई के लिए समस्याओं को हल करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। पीएम मोदी ने कल धुआंधार 4 रैलियां करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने भी गुजरात में जमकर प्रचार किया। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी को दोबारा सत्ता की चाबी दिलाने के लिए मैराथन रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तर गुजरात में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने पालनपुर में पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण यानी 5P का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5P विकसित गुजरात और पालनपुर में दिखाई देते हैं। पालनपुर आयो છું અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन અને પોષણ। હું વિકસિત ગુજરાતની જ્યારે વાત કરવા આવ્યો છું ત્યારે સાથીઓ ખાલીમાં 5 જ મુદ્દાને અને એવા મુદ્દા છે કે જે કદાચ ચૂંટણીની ચર્ચામાં જ નહીં આવ્યા હોય। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदासा में अपनी दूसरी रैली में गुजरात विधानसभा चुनाव को अगले 5 साल के भविष्य के लिए नहीं बल्कि आने वाले 25 सालों के भविष्य के लिहाज से जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में सुरक्षा एक मुद्दा था, लेकिन पिछले 20 सालों में हमने दंगा कराने की दुकानें बंद कर दी हैं। लोग अब शांति, एकता और सद्भाव में रहते हैं। તમને ખબર છે પહેલા અમારું મોડાસા તો હુલ્લડ થાય, માલપુર મેઘજ હુલ્લડ થાય, પ્રાંતિજ હુલ્લડ થાય, હિંમતનગર હુલ્લડ થાય, ભિલોડા હુલ્લડ થાય, ગણેશજીમાં હુલ્લડ થાય। થતું હતું કે નહીં? આ દુકાનો બધી બંધ થઈ ગઈ ને ભાઈ, સુખ ચેનની જિંદગી આવી કે ના આવી? મને તો ખબર નહીં આ મોડાસામાં શું થતું હતું ભાઈ। હાજ પડે ચિંતા કરે દીકરી હાજે ઘેર આવશે કે નહીં આવે। આ દિવસો હતા। सुख शांति जिंदगी जीवे છે कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी ने दाहेगाम में भी गुजरात के विकास पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि 2001 से लेकर अब तक गुजरात की अर्थव्यवस्था 14 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। 20-25 वर्ष पहला पंचायतों बजेट, पंचायत व्यवस्था की बात आटली करिए, पंचायतों बजेट आखा गुजरात 100 करोड़ रुपया હતું। आवड़ू मोटू गुजरात 100 करोड़ रुपया, आजे 3,500 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चौथी और आखिरी चुनावी जनसभा पंचमहल जिले के बावला में संबोधित किया। प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में मैराथन चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो बाकी दलों का भी प्रचार तेज हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी रैलियां, रोड शो कर रहे हैं।
गुजरात के नांदोड़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। वहीं पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की जीत का दावा किया। सारे जात धर्म बिरादरी के सारी पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक सारे लोग इस बार सिर्फ परिवर्तन की आंधी के चलते आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, झाड़ू का बटन दबाने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस भी प्रचार में लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रचार में वनवासी आदिवासी का मुद्दा क्या उठाया। कांग्रेस के बाकी नेता भी इस मसले पर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। आदिवासी ही मूल निवासी हैं इस देश के। हम लोग सब मध्य एशिया से आए हैं, इसलिए यदि आप देखेंगे तो क्या कारण है कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सब के जो जीन्स हैं वो एक हैं। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को राज्य के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज को 1295 करोड़ रुपए की 284 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में किसी गरीब, व्यापारी, बेटी और युवा के हितों के साथ खिलवाड़ संभव नहीं है। वर्षों तक जो माफिया प्रयागराज के विकास में बैरियर बने रहे, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे करते रहे, जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, आज सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की सख्त कार्रवाई से करा रहे हैं। माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर आज प्रयागराज में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। आगे भी किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो उससे अवैध कब्जा तो छुड़ाया जाएगा ही, माफिया की संपत्ति पर गरीबों के लिए ही घर बनाएंगे। संगम नगरी में प्रबुद्धजन सम्मेलन में विभिन्न वर्गों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के विकास के लिए सभी से सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आगामी कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से सुझाव मांगे और कहा कि हमें इस बार भी कुंभ की स्वच्छता की एक मिसाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रयागराज को जाना जाता है। जाना गया 2019 में। इस परंपरा को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज मैं दोनों डिप्टी सीएम नंदी जी, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत सभी अधिकारीगण प्रयागराज पहुंचे हैं, जिससे 2025 की एक बेहतरीन परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पों के अनुरूप 2025 के महाकुंभ के आयोजन को हम लोग प्रयागराज की भावना के मुख्य यहाँ पर लागू कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके। जनपद झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्धजन सम्मेलन में कल सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने झांसी में 328 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अब अपना काम कर रहा है, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भू माफिया पहले संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब माफिया जेल में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को अब भरपूर पानी मिल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने पहले दौरे के दौरान जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी वे उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले राष्ट्र को समर्पित किया। इसके शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 5 घंटे में तय हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर की 2 महत्वपूर्ण यूनिट झांसी और चित्रकूट में बन रही है। बुंदेलखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। आज बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इससे भी आगे बढ़कर बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है। यहाँ पर माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कानपुर नगर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाईकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा नवनिर्मित लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 में उत्तीर्ण 471 बीटेक, 46 एमटेक, 147 एमसीए और 6 पीएचडी पाठ्यक्रम के कुल 670 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। वहीं पेंट टेक्नोलॉजी के छात्रों को कुलाधिपति ने स्वर्ण एवं रजत पदक प्रदान किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और प्राथमिक विद्यालय के 30 विद्यार्थियों को प्रेरणादायी पुस्तकें एवं फल वितरण किया। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के महत्व को बताते हुए छात्रों से लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करने की अपील की। सबके लिए कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे करके कॉलेजों को भी नेक एक्रेडिटेशन में जाना है। तो उनके लिए भी इधर तो कोई कॉलेज है नहीं, लेकिन जितने कॉलेजों है धीरे धीरे करके सब कॉलेज और फैकल्टी इस सबको नेक में जाना है, क्योंकि हमारी क्वालिटी हमें बदलना है। ये सोच भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की, योगी जी की, सबकी है। और इसी वजह से आप में जो शक्ति है, जो कौशल है, ये सब यूनिवर्सिटी के विकास में और विद्यार्थियों के विकास में मैक्सिमम उपयोग हो, इसी तरह हमें काम करना है। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दक्षिण से उत्तर भारत का संगमम हो रहा है। इस संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था काशी पहुंचा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर इन मेहमानों का भव्य रूप से स्वागत हुआ। इस दल में कुल 216 लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से आए मेहमान दर्शन करने के उपरांत हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। काशी में तमिल संगमम के लिए आए तीसरे जत्थे ने आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर गंगा स्नान किया और इसके बाद वे लोग सुब्रमण्यम भारती के काशी आवास को देखने गए। काशी तमिल संगमम के वाराणसी पहुंचे तीसरे समूह ने गुरुवार को गंगा भ्रमण किया। इसमें क्रूज से घाटों की छटा निहारना और गंगा आरती दर्शन शामिल रहा। तीसरा समूह काशी तमिल संगमम के लिए क्रूज है मानेकसा, जिस पर आ चुका है। ये लोग शाम के समय की गंगा आरती और घाट देखेंगे। इस पूरे क्रूज की जो व्यवस्था देखते हैं जयंत जी हैं,
जयंत जी युवा हैं, उत्साह है इनके अंदर, और ये जो अतिथि आ रहे हैं तमिलनाडु से, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने पहले 2 ग्रुप का किया और ये तीसरा ग्रुप है। आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, चूंकि भाषा भी, संस्कृति भी सब आपको देखने को मिल रही है इनकी? जी, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु से इतने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हम तीसरे ग्रुप का स्वागत करने का हमें अवसर मिला है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक जो कल्चरल एक्सचेंज एक हो रहा है दोनों प्राचीन सांस्कृतिक जो केंद्र हैं हमारे भारत के, काशी और तमिलनाडु, तो इसके हम भी एक सहभागी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज तीसरे समूह का हम स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए। ये आप क्या क्या घुमाएंगे इन लोगों को, क्या क्या दिखाएंगे? सभी जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम काशी के अपने सभी 84 घाटों का जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसका दर्शन करा रहे हैं, गंगा आरती का दर्शन करा रहे हैं, और साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पानी की बोतलों के अल्पाहार की व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार जो हमारा टूर होता है जो हमारा सभी घाटों का, तो उस टूर को हम सभी ग्रुप को कराते हैं। ये एक व्यवस्था है इनकी, स्नैक्स के साथ शाम के समय खूबसूरत होता है घाट भी और गंगा आरती भी, उसका दर्शन कराते हैं इस क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। आइए बात करते हैं वाराणसी में अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर से। जी हरिकेश, तमिल संगमम का तीसरा जत्था जो कि साहित्य से जुड़ा हुआ है और इस वक्त काशी में है, इसमें जो शामिल लोग हैं, जानना चाहेंगे कि आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है उनका? अलका, मैं बताऊं आपको कि सुबह उन लोगों ने हनुमान घाट, जो घाट है गंगा जी का, वहां पे जाके स्नान किया। चूंकि साहित्य से जुड़े हैं, वैसे तो जो भी तमिल संगमम में ग्रुप आ रहे हैं उनको सुब्रमण्यम भारती जी के घर, जो वो यहाँ काशी में रहते थे, जो आवास है, वहाँ ले जाया जा रहा है। यह ग्रुप भी, यह समूह भी गया वहाँ पर और बहुत ही उत्साहित हैं, चूंकि साहित्यकारों का यह समूह है। और इस समय मैं एमपी थिएटर ग्राउंड में हूँ, जहाँ काशी तमिल संगमम का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयोजक है यहाँ पे, और IIT मद्रास, यहाँ पे वो ग्रुप आएगा। और आज तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं वो भी शिरकत करेंगी इस कार्यक्रम में। कुछ विद्यार्थी हैं मेरे साथ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, ये सलोनी हैं। सलोनी, आपका क्या अनुभव है ये जो कार्यक्रम चल रहा है? अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, नई चीज़ें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, फिर से जो भी तमिल के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में जानने को मौका मिल रहा है। और मतलब सौभाग्य से मुझे यहाँ वॉलंटियर भी बनने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वॉलंटियर भी हैं यहाँ पर और अच्छा लग रहा है, चूंकि तमिल के लोगों से मिल रही हैं। पहले छात्र आए थे, फिर शिल्पकार आए और अभी साहित्यकार। ये मीनाक्षी जी हैं, शोध छात्रा हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। आप लोग चूंकि यहाँ पे लोगों की देखरेख कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, कैसा अनुभव है ये काशी तमिल संगम? गुड मॉर्निंग सर। अनुभव बहुत ही अच्छा है, और जैसा कि ये पूरा संगमम है, हमें काशी और तमिल वाले संगमम में ये जानने का मौका मिल रहा है कि कैसे दोनों कल्चर इतना ज़्यादा रिलेटेड हैं। हम लोग एजुकेशन के लोग हैं, तो हमें तो खासकर एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में, जो एक बहुभाषीय देश है, वहाँ के लिए तमिल का काशी के लोगों के लिए और काशी का तमिल के लोगों के लिए क्या एक इतिहास रहा है, क्या संस्कृति रही है, वो जानने का मौका मिल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, तो देखा जाए तो ओवरऑल सीखने को ही मिल रहा है सर यहाँ पे। और हम अपने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, और देखते हैं सर और क्या सीख के जाते हैं यहाँ से। विद्यार्थी वही अच्छा होता है जो हर समय सीखने की कोशिश करे। वैसे तो यह हर मानव पे लागू होता है अलका, और ये विद्यार्थी हैं जो लोगों से मिल के उनका स्वागत करके, उनके साथ अनुभव साझा करके कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों स्नातक और शोध छात्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय माना भी इसीलिए जाता है, अतिथि देवो भव का भाव है, और ये खुद सीख रहे हैं। लोगों को जो ये स्टॉल लगे हुए हैं, प्रदर्शनियां लगी हैं, उनके माध्यम से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवंत जो समूह आ रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, उनसे मिलजुल कर ये सीख रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल है। और चूंकि वो आपने पूछा कि उनका कार्यक्रम क्या है, तो सबसे बड़ा कार्यक्रम इस एमपी थिएटर में ही जो आज होने वाला है, चूंकि साहित्य के लोग हैं, विचारों का आदान प्रदान होगा,
तेलंगाना की गवर्नर आई हुई हैं, वो जो है अपने विचार रखेंगी। जो यहाँ पे इतिहासविद हैं, एक वो साहित्यकार जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो ये लोग अपने विचार रखेंगे। तो जो विचारों का आदान प्रदान होना है इस समूह के साथ, चूंकि साहित्यकार हैं, कवि हैं, ये लोग आए हैं और यहाँ के लोग इस जो सेमिनार है उसके माध्यम से जानेंगे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पर होगा, जैसा कि रोज हो रहा है। अलका। मथुरा में यमुना के विश्राम घाट मंदिर में घंटा घड़ियाल की गूंज के साथ ही इन दिनों साइबेरियन पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। यमुना का ये किनारा इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का बसेरा बना हुआ है। यहाँ पक्षियों की कोलाहट लोगों को रोमांचित कर रही है। इन पक्षियों की पहली पसंद नमकीन बिस्किट है। इन्हें देखकर श्रद्धालु काफी रोमांचित हो रहे हैं। नमकीन बिस्किट यमुना के पानी में डालते ही ये विदेशी पक्षी झुंड बनाकर इस भोजन का आनंद उठाने में जुट जाते हैं। ये पक्षी भारत आने के लिए करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर हजारों के समूह के रूप में उड़कर पूरा करते हैं। भारत में ये पक्षी सबसे पहले महाराष्ट्र के बारामती पहुंचते हैं। वहां स्थित बिग बर्ड सेंचुरी में इकट्ठा होने के बाद ये पक्षी मथुरा समेत भारत के कोने कोने में फैल जाते हैं। जल कौवा बोले जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका से आते हैं। ये 2 महीने यहाँ 2.5 महीने रहते हैं। जब यहाँ सर्दी खत्म हो जाएगी तब यहाँ से चले जाएंगे। ये अभी जनवरी फरवरी तक रहेंगे यहाँ। इनका शब्द जो बोलते हैं हम इनको रोज बुलाते हैं। जो बेचारे रोज आते हैं, हम जो जमुना मैया पे हम इनकी सेवा करते हैं। ये बीकानेरी सेब का पैकेट लाते हैं हम और इनको रोज डेली 12, 12:30, 1 बजे करीब चुका के जाते हैं। तो कहाँ से आते हैं पक्षी? जी बाहर के रहने वाले हैं। जिस वहाँ बर्फ़ पड़ रही है जी यहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ इस समय बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ रहते हैं जी। यहाँ होली से पहले जी रवाना। सरकार की मंशा के अनुरूप डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण अंचलों को हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है। उन्नाव जनपद के समस्त 16 खंड विकास कार्यालयों को हाईटेक और जनता के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने उन्नाव के सभी विकास खंड कार्यालयों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO प्रमाण पत्र दिया है। मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बताया कि उन्नाव जिला प्रदेश में ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जिला बना है। 6 माह पूर्व जनपद के सभी ब्लॉक कार्यालयों को सुंदर व हाईटेक बनाने पर काम शुरू किया था। विकासखंड कार्यालय में जन शिकायत के लिए अलग काउंटर खोले गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठक के लिए हॉल बनवाए गए। कार्यालयों में शौचालय व स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था कराई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सदर विधायक की उपस्थिति में सभी खंड विकास अधिकारियों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए। जनपद उन्नाव पहला जिला ऐसा बना है जिसके सभी 16 विकास खंड मुख्यालयों को ISO प्रमाण पत्र मिला है। इस संबंध में जो भी हमारे BDOs हैं, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुखगण हैं, हमारे माननीय विधायक हैं और जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनका जो अथक प्रयास पिछले 10 महीनों में रहा। फिर हमने सर्वे करवाया। 2 सर्वे होने के बाद जो सुझाव एजेंसियों के द्वारा दिए गए उनके माध्यम से हमने उसको पूरा किया। इन ब्लॉक मुख्यालयों पर 100 फीट तिरंगा झंडा। पहली बार उन्नाव एकमात्र ऐसा जनपद बना जिसमें सभी 16 विकासखंड मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बने। इन सभी जन सुविधाओं के विकास के बाद जनपद उन्नाव के सभी 16 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को ISO प्रमाण पत्र मिला और ये जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये सौभाग्य का विषय है और जनपद के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को अपने विकास खंडों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो पारदर्शी व्यवस्थाओं के साथ जन जन तक पहुँचें। इस दृष्टि से लगातार प्रशासन के द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और पहुँचाया जा रहा है। इसी कारण आज जनपद के 16 विकास खंडों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए। आइए देखते हैं आकांक्षी जनपद से जुड़ी खबर।
सोनभद्र को आकांक्षी जिलों की सूची में डालने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा किसानों को मिलने लगा है। पहाड़ी और पिछड़े अंचलों वाले इन जिलों में सिंचाई के लिए बिजली पर आश्रित रहने वाले किसानों को कुसुम योजना का लाभ धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों में बिजली की कमी और महंगे होते डीजल के दाम अब किसानों की खेती में बाधक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब किसानों ने कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से अपनी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। सौर ऊर्जा के सहारे अब अपनी सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने वाले किसान कहते हैं कि अब तो जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार बटन दबाकर पानी प्राप्त कर लेते हैं। सिंचाई के लिए कुसुम योजना को किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए जिले के कृषि उपनिदेशक डी.के. गुप्ता ने बताया कि सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी देती है। श्री गुप्ता ने बताया कि इसके लिए किसान के पास अपनी बोरिंग होनी चाहिए, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा सके। फार्मर शेयर है और 60% जो है गवर्नमेंट इसमें पे करती है। और इस तरह अगर हम देखें तो जो 3 HP की कीमत पड़ती है फार्मर शेयर का, वो 67,748 रुपीज़ पड़ती है। 2 HP की जो कीमत फार्मर शेयर है वो 49,442 है, और जो 5 HP का है उसमें 94,764 रुपये ये फार्मर शेयर के रूप में है। शेष जो है जो 60% का अनुदान है वो सरकार वहन करती है। बहुत से ऐसे इंटीरियर प्लेसेज जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ के किसानों के लिए रामबाण है। वहाँ पर किसान अगर इसको लगवा लेते हैं तो उनको पानी की सुविधा लगातार मिलती रहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई अच्छी से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है कुसुम योजना के अंतर्गत लगा है कृषि विभाग के द्वारा। ये मेरा सर 3 किलोवाट का है सोलर पैनल और 2 हार्स पावर का इसमें मोटर लगा हुआ है। मुझे 56,000 कुछ रुपए का जो है ड्राफ्ट बनवाना पड़ा, जो कि छूट काट के एक कृषक अंश है। बटन दाबे तुरंत पानी जो है निकल गया। इससे जो है हम मिनी चला रहे हैं, पोर्टेबल स्प्रिंकलर चला रहे हैं, ड्रिप चला रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जनपद अलीगढ़ के परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रही है। इस योजना के तहत जिले के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों की तरह परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे ने बताया कि स्कूल में हर तरफ दीवारों पर पेंटिंग और पीने के लिए अच्छा पानी मिलता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2115 स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत आवश्यक काम किए गए हैं। इससे बच्चों के व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज से ऑकलैंड में खेला जा रहा है। सीरीज का दूसरा मैच 27 नवंबर को हैमिल्टन में तथा तीसरा मैच क्राइस्टचर्च में 30 नवंबर को खेला जाएगा। सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। मैचों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जा रहा है। ये डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध है। आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरठ को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की कीमत से तैयार एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए इस एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीना ने किया, जिसके बाद विधायक अमित अग्रवाल ने शुभारंभ किया। वहीं एस्ट्रोटर्फ के शुभारंभ पर एक उद्घाटन मैच भी खेला गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर मैच शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो मेरठ के एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की सौगात मिली है, उससे खिलाड़ियों को अपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल इस मैदान पर खेले जाएंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत अफ्रीका हैकाथॉन 22 के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री भी कार्यक्रम की बढ़ाएंगे शोभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और प्रयागराज को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा बुंदेलखंड का संपर्क हुआ बेहतर। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रबुद्धजनों से मांगे सुझाव। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों के इस जत्थे ने काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर किया गंगा स्नान।
और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज से ऑकलैंड में हुआ शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का दिया निमंत्रण। मैच का डीडी स्पोर्ट्स और FM रेनबो पर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।